नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल आज क्रिकेट एक्सपर्ट पर। जैसे कि आपको पता होगा, जिस तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मैच बाय मैच चल रही है और जिस तरीके से इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम की लगातार चौथी बार जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर, और जिस तरीके से 3 जो वनडे मैच शेड्यूल थे, पहला वनडे मैच जिस तरीके से वानखेड़े में खेला गया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम का जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिली, ऐसे लगाया जा रहा था जिस तरीके से मैच बाय मैच आगे हो रहे थे, जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने कैप्टनसी की थी। आपने देखा होगा वनडे जिस तरीके से पहला मैच वानखेड़े में स्टेडियम में हुआ, जिस तरीके से प्लेयर सारे टच में नजर आ रहे थे, जिस तरीके से बैटिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि टॉस हार गए थे, इंडिया ने भारत ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग चुनी थी। हालांकि पहले जो मैच था उसमें रोहित शर्मा कैप्टन अवेलेबल नहीं थे, थोड़ा सा उनके कुछ फैमिली फंक्शन वगैरह की वजह से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से कैप्टेंसी जो है वो हार्दिक पांड्या को दी गई थी। और हार्दिक पांड्या को आपने देखा होगा कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आपने देखा होगा लास्ट टाइम पिछले आईपीएल में जिस तरीके से गुजरात टाइटंस की कैप्टेंसी किया था, जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया था, तो वो कहीं ना कहीं अगर टीम मैनेजमेंट के कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस किया था, जिस तरीके से वो टीम को नेतृत्व किया था, टीम को जिस तरीके से लीड किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी लीडरशिप में जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल का खिताब जीता था पहली बार, तो वो उस लिहाज से कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के दिमाग में ही होगा कि कहीं ना कहीं आप एक जो कैप्टन को लेकर है, जो नेशनल साइड है, उसमें कहीं ना कहीं वो हार्दिक पांड्या को ज़्यादा उसमें जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो भी कैप्टन्स को जो ग्रूम करने का जो एक प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं उसको भी दिमाग में लेकर के टीम इंडिया ने जो मैनेजमेंट ये डिसीजन लिया था कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाएगा। और हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से कैप्टन बनाया गया था, क्योंकि और भी कुछ मैचों में जिस मैच में आप रोहित शर्मा की एब्सेंस में या कह लीजिए या कुछ जो टीम स्क्वाड जो अलग अलग टीम मैनेजमेंट भेजी गई थी, जैसे अब बांग्लादेश में भेजी गई थी, श्रीलंका में भेजी गई थी, तो वहाँ भी कई मैचों में आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी गई। तो इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि टीम मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं यंगस्टर की तरफ देख रहा है, और जो आगे जो फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम का वो कहीं ना कहीं यंगस्टर की तरफ जो मैनेजमेंट वो ज़्यादा देख रही है। और उन यंगस्टरों में मुझे लगता है अभी जो प्रेजेंट फेस जो अभी जो हालिया में कुछ नज़र आ रहा है वो हार्दिक पांड्या ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को ही टीम मैनेजमेंट जो उनको कैप्टेंसी का जो है जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं उनको ही दिया जाएगा। तो इस लिहाज से भी जिस तरीके से रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी नहीं थी वानखेड़े वनडे मैच में, तो उन्हें जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी दी गई, और जिस तरीके से टीम टॉस हुआ मैच में, तो टॉस इस तरीके से इंडिया ने जीता, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया हो सकता है कि बैटिंग करेगी, लेकिन पिच का थोड़ा सा मूवमेंट कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने या कैप्टन ने या आप कह लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने समझ में आ गया होगा कि ये जो टीम का जो पिच है ये वानखेड़े वाली, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल थी, इसलिए उन्होंने बैटिंग में का फैसला नहीं किया था, उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई और जिस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत हुई, उसमें आपने देखा होगा बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, गेंद बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था। आपने देखा होगा जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी करी, कहीं ना कहीं ऐसा लगा नहीं कि जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा मिचेल मार्श के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन कैंप की तरफ से कोई भी बैट्समैन डोमिनेट नहीं कर पाया। आप ट्रेविस हेड की बात लीजिए, कैमरून ग्रीन के लिए लीजिए, और हालांकि मिचेल मार्श थोड़ा सा अच्छे कॉन्फिडेंस में नजर आया, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से भी रन बनाए, लेकिन काफ़ी जिस समय उन्होंने विकेट अपना दे दिया वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल टाइम था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अगर देखा जाए तो किसी भी बैट्समैन की तरफ से रन नहीं निकल रहे थे, उन्हीं केवल एक मिचेल मार्श को हटा दिया जाए, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी टेस्ट मैच उन्होंने खेली नहीं थी, जिस तरह एकदम फ्रेश होकर के आए थे वो, और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, उनका जो बॉल और गेंद का जो कॉम्बिनेशन था वो टच काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबी इनिंग खेलेंगे और टीम को जो स्कोर है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मानजनक तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने बहुत ही क्रूशियल टाइम पर उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया, 81 के स्कोर पर सोचो उन्होंने विकेट थ्रो कर दिया। यहाँ से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाना चाहिए था, जिससे ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच में थोड़ा सा पीछे रह गया। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 108, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रन नहीं बना पाया,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ट्रैक पे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग को लेकर, क्योंकि इतना ज़्यादा गेंद सीम हो रहा था, बॉल इतना ट्रैवल कर रहा था, पिच में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। हालांकि स्पिन को उतना मूवमेंट नहीं मिला था, लेकिन फास्ट गेंद पेस गेंदबाज को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी। आपने देखा होगा मोहम्मद सिराज का भी गेंद मूवमेंट कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, बैट्समैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन मोहम्मद शमी आपने देखा होगा, मोहम्मद शमी का हमेशा से उनका जो स्पेल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है। आपकी कोई भी कंडीशन आप उठा करके देख लीजिए, टेस्ट मैच में भी कंसिस्टेंस खेलते हैं, T20 में भी खेलते हैं और वनडे में तो खेलते तो मोहम्मद शमी तो ऑलरेडी हैं ही अच्छे प्लेयर। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गेंद को ट्रैवल कराया था, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को उनकी गेंद खेलने में जिस तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मोहम्मद शमी भी कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आया था और काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी करके आए थे। अभी टेस्ट सीरीज खत्म ही हुई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रिपेयर होकर के आए थे और जिस तरीके का बॉल उन्होंने डाला था, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मोहम्मद शमी का जिस तरीके से बैट्समैनों को कठिनाई हो रही थी, बैट्समैन एकदम रीड नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मूवमेंट अच्छा मिल रहा था गेंदबाजों को, लेकिन बैट्समैन में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ही थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर आए, लेकिन थोड़ा सा अब स्टीव स्मिथ की देख लीजिए कि स्टीव स्मिथ का भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, लेकिन वो भी अभी एक जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, एज ए स्कीपर, वो कहीं ना कहीं निकल के नहीं आ रही। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय ये हो रहा है कि स्टीव स्मिथ से जो टीम मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है एज ए कैप्टन, उनको जिस तरीके से लीड करना चाहिए। ठीक है, कैप्टनसी में आप अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, अच्छी कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, टीम को लीड भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एज ए कैप्टन आपको कहीं ना कहीं आपको आगे परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही सारे खिलाड़ी फिर आपको फॉलो करके आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन वो चीज़ स्टीव स्मिथ की तरफ से देखने को नहीं मिली। लेकिन और जो प्लेयरों की बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल काफ़ी ज़्यादा टाइम रेस्ट करके आए थे, उनको थोड़ा काफ़ी वापसी एक तरीके हुई थी, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नज़र नहीं आया। और ट्रेविस हेड देख लीजिए, कैमरून ग्रीन की तरफ से देख लीजिए, हालांकि सीन एबॉट को भी खिलाया गया था और मिचेल स्टार्क तो थी उनकी तरफ से तेज गेंदबाजों में देख लीजिए, और ट्रेविस हेड को खिलाया था। ट्रेविस हेड से भी ज़्यादा कोई खास एलेक्स कैरी थे और भी कई बैट्समैन थे, लेकिन कोई भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं नजर आया। अगर आप मिचेल मार्श की बैटिंग को हटा दीजिए, जिस तरीके से सेकेंड इनिंग में इंडिया बैटिंग आया, तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया की भी जिस तरीके से बैटिंग शुरुआत हुई, आप देख लीजिए कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था शुरू में। आप देख लीजिए जिस तरीके से ओपनिंग पेयर में ईशान किशन का जल्दी विकेट चला गया, शुभमन गिल का विकेट चला गया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का विकेट चला गया, विराट कोहली का विकेट, आप 4-5 विकेट इंडिया इतनी जल्दी चले गए थे कि इंडिया कहीं ना कहीं आकर के फंस गया था। और इंडिया एक समय ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क का भी जिस तरीके से आपने देखा होगा फर्स्ट इनिंग में, जिस तरीके से मिचेल स्टार्क का बॉल ट्रैवल हो रहा था, मोहम्मद सिराज का बॉल ट्रैवल हो रहा था, मोहम्मद शमी का बॉल ट्रैवल हो रहा था, उसी तरीके से कैमरून ग्रीन और मिचेल स्टार्क ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट मिल रहा था, जिस तरीके से गेंद अंदर आ रही थी, जिस तरीके से ट्रैवल कर रहा था बॉल, मुझे लगता है इंडियन बैट्समैन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 188 बोर्ड पर लगाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं पीछे लग गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर कम बना पाया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर पिच के लिहाज से देखा जाए, जब इंडिया बैटिंग करने आया, तो जिस तरीके की प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी, तो उस लिहाज से फिर ऐसा लगने लगा था कि ये 188 का स्कोर भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा स्कोर है और इंडिया को इसको चेज करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल की। आप देख लीजिए केएल राहुल का इतना ज़्यादा फॉर्म खराब चल रहा था, लोग उन पर इतने सवाल उठा रहे थे, इतना क्रिटिसाइज हो रहे थे कि केएल राहुल को, हालांकि उन्होंने पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बाद इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, इतनी ज़्यादा लोगों इतना हाइप क्रिएट कर दिया था उनकी फॉर्म को लेकर के कि टीम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं तीसरे टेस्ट मैच में उनको ड्रॉप भी करना पड़ा। उसकी जगह उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को खुलाया। हालांकि तीसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब आप यही कहेंगे ना कि अगर चौथे टेस्ट मैच में आपने अहमदाबाद टेस्ट मैच में अगर केएल राहुल को भी खिला लेते, क्योंकि पिच बहुत अच्छी थी, अगर पिच बैट्समैनों के हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब वहाँ उनका अनफॉर्चुनेट कहिए, उनको टीम में सिलेक्शन में उनको जगह नहीं मिली, तो हो सकता था केएल राहुल भी आपको रन बना करके दे देते, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अगर केएल राहुल की बात कीजिए, उनका जो एक्सपोजर मिला है वहाँ से एकदम फेल्योर से जिस तरीके से आकर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, मुझे लगता है उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव बात है और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। क्योंकि आप अभी भी आप देख लीजिए WTC का फाइनल जिस तरीके से लगा हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, बहुत ही बड़ी टीमें हैं दोनों। अब बहुत ये भी सबको पता है कि बहुत ज़ोरदार
कांटे का मुकाबला होने को मिल सकता है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है दोनों, कहीं ना कहीं आपको एकदम फुल स्ट्रॉन्गनेस के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंडीशन में मैच होना है वो कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हर बैट्समैन को, हर प्लेयर को अलाउ नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर उन कंडीशनों में ये भी देखना पड़ेगा कि कौन प्लेयर उन कंडीशनों में ज़्यादा खेला है। अगर आप जिस तरीके से देख लीजिए, शुभमन गिल को उन्होंने ये स्क्वाड में इंक्लूड किया था, तो शुभमन गिल को तो वहाँ पर खेलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर आप शुभमन गिल के साथ जाएंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके उसमें फंसने की भी चांसेस है, क्योंकि अगर आप उनको वहाँ पर एकदम डाल देंगे, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं वहाँ पर खेलने का, तो इस लिहाज से भी अगर केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस है टीम इंडिया के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया ये चाहेगा कि केएल राहुल की परफॉर्मेंस जल्दी से जल्दी आए और वो टीम के लिए फिट हो, और वो टीम के स्क्वाड में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वो डबल ऑप्शन क्रिएट करते हैं। एक तो आपको कीपिंग में भी आपको सपोर्ट करते हैं, इनकेस अगर किसी आपके कीपर, रेगुलर कीपर की अगर इंजरी हो जाती है तो एक एज बैकअप कीपर के रूप में भी अवेलेबल रहेंगे, और ओपनर बैट्समैन है, और मिडिल ऑर्डर 3-4 नंबर पर भी वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 4-5 नंबर पर बैटिंग करी है वानखेड़े स्टेडियम में फर्स्ट वनडे मैच में, वो कहीं ना कहीं उनका जो डिटर्मिनेशन देखा है, आप देख लीजिए कितना लो कॉन्फिडेंस था कहीं ना कहीं, जब किसी एक स्टार प्लेयर को आप जिस तरीके से उन्होंने, हालांकि टीम मैनेजमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, वो वाइस कैप्टन रहे हैं, वो वाइस कैप्टनसी भी हटा ली गई थी, लेकिन जब आप इस बड़े प्लेयर को आप जिस तरीके से ड्रॉप आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो तो कहीं ना कहीं नीचे जाता है। लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और मेंटेन करना और उस सिचुएशन से बाहर आना, वो कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और केएल राहुल ने वो करके दिखाया, वो साबित करके भी दिखाया। जिस तरीके से 75 रन की इनिंग खेली है, जिस कंडीशन में खेली है, कंडीशन मुझे लगता है बहुत मैटर करती है, क्योंकि जिस कंडीशन में उन्होंने ये बैटिंग करी है, वो कंडीशन मुझे लगता है बैट्समैन के लिए थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रगल करने वाली थी, इतना आसान होने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने आसान बनाया है। उन्होंने आसान अपनी एबिलिटी से बनाया, अपनी जो एबिलिटी उस पर ट्रस्ट किया, अपने डिफेंस पर ट्रस्ट किया, अपनी बैटिंग पर ट्रस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट मिला। जिस तरीके से उन्होंने टीम को, आप देख लीजिए रविंद्र जडेजा को भी देख लीजिए, रविंद्र जडेजा तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते ही करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इतने लंबे समय से इंजरी के बाद टेस्ट मैच में वापसी करी थी, टेस्ट मैच में भी देखा होगा कितनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने, अगर देखा जाए, और आकर के वनडे में भी जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, आप गेंदबाजी में देख लीजिए, विकेट लेकर के दिखाएं, फील्डिंग में देख लीजिए कितना शानदार कैच पकड़ा था, बैटिंग में देख लीजिए 100 रन के पार्टनरशिप स्टैंड कर दिया था, तभी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पीछे चलेगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया 86 रन पर 5 विकेट इंडिया के भी खो गए थे, अभी भी आपको 100 रन चाहिए थे, और आधी टीम आपकी पवेलियन चली गई थी, उसके बाद आपके टेलेंडर आने थे, तो टेलेंडर तो उतना बना नहीं पाते क्योंकि बॉल इतना ट्रैवल कर रहा था। मुझे लगता है अगर ये जो पार्टनरशिप, अगर ऑस्ट्रेलिया, अगर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो गई, अगर ये पार्टनरशिप अगर ऑस्ट्रेलिया आसानी से तोड़ देता कहीं ना कहीं, अगर अब केएल राहुल का देख लीजिए, केएल राहुल का अगर जो इस तरीके का कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा नहीं दिया। अगर रविंद्र जडेजा एक साइड खड़े रह करके इतना सपोर्ट नहीं देते, कॉन्फिडेंस नहीं देते, क्योंकि बॉल इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, बॉल में स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा था, गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी, तो बैटिंग में कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने को मिल रही थी। अब वही कारण रहा कि रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने जिस तरीके का ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को पीछे जाना पड़ा, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। जिस तरीके से उन्होंने विकेट चटकाए थे, जिस तरीके से वो गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, आप मिचेल स्टार्क का देख लीजिए, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था और जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया, और मैच तो फंस ही गया था। आपको देखना पड़ेगा कि मैच जिस लेवल पर आकर खड़ा हो गया था, वहाँ से इंडिया को निकलना ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी न किसी को आकर के देनी पड़ेगी। वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं केएल राहुल ने दिया, यही कारण रहा कि इंडिया उस सिचुएशन से आकर के ये मैच निकाल पाया, नहीं तो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था। तो तारीफ करनी होगी केएल राहुल की और रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का डिटर्मिनेशन दिखाया, एक तरफ रह करके उन्होंने गेंद पे उन्होंने भी अनबीटन 45 रन बनाए नॉट आउट, और केएल राहुल ने भी बनाए। लेकिन आपने देखा होगा ओपनिंग में आप ईशान किशन को भी आपने 200 लगा करके आपको इतने सारे मौके दिए जा रहे, लेकिन आप मौकों को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो ये जब आप किसी इंटरनेशनल टीम में आप स्क्वाड में शामिल होते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं होती, आपको इतने सारे मौके नहीं दिए जाएंगे। अगर आप इस तरीके से मौकों को कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, अपने मौकों को इस तरीके से गंवाएंगे, तो मुझे लगता है कि
इस जो कतार में ना बहुत सारे प्लेयर लगे हुए हैं। आप देख लीजिए IPL देख लीजिए, आप रणजी ट्रॉफी जी, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने प्लेयर ग्रूम होते हैं, इतने प्लेयर ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अपने मौक़ों को आप उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए मुझे लगता है आपके फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आपके करियर को लेकर भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी जो स्क्वाड है उसमें अगर कंसिस्टेंसी, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ईशान किशन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ईशान किशन को भी मुझे लगता है काफ़ी मौके टीम इंडिया ने दिए हैं, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। आपने देखा होगा थोड़ा सा कोई ना कहीं उनसे गलतियां हो रही हैं। अभी यंग हैं, हालांकि बहुत अभी सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में, भले ही आप डोमेस्टिक क्रिकेट में वहाँ ज़्यादा आपको समय मिलता है सीखने का, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा समय मिलता है सीखने का। बहुत कम समय में बहुत कुछ आपको करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस लिहाज से भी ईशान किशन जैसे यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं ये सीखना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपनी जो गेम को है ना इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े इवेंट लगे हुए हैं और खिलाड़ियों का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो भी प्रोसेस में चल रहा है। आप देख लीजिए IPL में, अगर IPL में जिस प्लेयर का अच्छा परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं ग्रूम हो जाएगा फिर इंटरनेशनल साइड के लिए। अगर आपने आगे आकर के परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो, हालांकि सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हर मैच में उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन पर सवाल नहीं किए जा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने वनडे T20 में ऑलरेडी पीछे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने आपने देखो ICC रैंकिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा ग्रूम किया था और उन्होंने ICC रैंकिंग में भी अपना स्थान हासिल किया था। और जिस तरीके से आपने देखा होगा राज अश्विन को हालांकि जगह नहीं मिली, क्योंकि रविंद्र जडेजा इतना अच्छे गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला। कुलदीप यादव को भी टीम इंडिया ने मौका दिया था, हालांकि कुलदीप यादव ने भी अच्छे मौके, लेकिन टीम मैनेजमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप को लिहाज में लेकर के थोड़ा सा ना टीम जो सिलेक्शन है, टीम का जो प्लेइंग 11 है, वैसे ही प्लेयरों को कहीं ना कहीं ग्रूम करना पड़ेगा और मौके देने पड़ेंगे जो आप वर्ल्ड कप लेकर के जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल फर्स्ट वनडे मैच का जो पूरा समरी था। और देखते हैं जो दूसरा टेस्ट मैच है वाईजैग में होगा, हालांकि वनडे मैच जो है वाईजैग में होना है। और दूसरे जो वनडे मैच है उसमें रोहित शर्मा आकर के टीम स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे एज ए कैप्टन, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया था। लेकिन अब दूसरे वनडे मैच में वो वापस पुनः टीम से जुड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरे वनडे में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन पहला मैच तो इंडिया ने अच्छे तरीके से निकाल लिया, हालांकि मैच तो फंस गया था, लेकिन जिस तरीके से KL राहुल ने बैटिंग की है, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने परफॉर्मेंस दिखाया है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से है आज क्रिकेट एक्सपर्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।